मोहतरम जनाब शाह साहब ने अपनी यादों को और किबला वासिफ साहब की साथ ताल्लुक़ को जिस तरह आपने जोड़ा, बयान किया और अपनी आँखों से इसका इजहार किया। शाह साहब, मुझे इनकी नज़र मौलाना रूम का एक शेर वो मैं करता हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हर जा चश्मे रवां, हर जा चश्मे रवां सब्ज़ा बवद, हर जा चश्मे रवां सब्ज़ा बवद और हर जा चश्मे रवां रहमत बवद। सरकार फरमाते थे कि महफिल में अगर किसी एक का भी दर्द जाग जाए तो पूरी महफिल को वो सरशार कर जाता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दिलों को भी जो है वो गरमा दिया। अब मैं दावत देने के लिए ऐसे ही एक बड़े कीमती अनमोल किबला वासिफ साहब की पुरानी महाफिल में 20 हाज़िरियाँ इन्होंने दी और हजूर वासिफ साहब इनके घर भी तशरीफ़ लेके गए, वहाँ भी महफिल हुई। आपसे मुसलसल राब्ता था। जब आप की तबीयत नासाज थी उन दिनों भी डॉक्टर शहरयार साहब इनके साथ राब्ता रहा और वो वासिफ साहब की यादों को अपने दिल में हमेशा लिए फिरते हैं। जब ये गुजरांवाला में FBI में कमिश्नर के हुद्दे पर थे, गुजरांवाला में मेरी फिर इनसे गाहे गाहे मुलाकातें भी होती थी, अपनी यादों को शेयर करते थे। मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ कि डॉक्टर शहरयार साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी यादों को हम पर ताज़ा करें। जनाब काशिफ साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वासिफ साहब से मेरी पहली मुलाकात 1985 में हुई। मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया, मेरे एक दोस्त थे, वो बहावलपुर से आए हुए थे और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि इस जुमे को शाम मगरिब के बाद 26B GOR 3 वहाँ आ जाएं, और बात ख़त्म हो गई। मेरे लिए ये एक अजीब सी बात थी कि ना उन्होंने मुझे पूछा कि फ़ोन कहाँ से मिला, क्या काम है, किस लिए मिलना चाहते हो, और मैं बहरहाल इसी हैरानी में मैं 26B GOR 3 में उनकी महफ़िल में चला गया। महफ़िल कोई 1.5-2 घंटा रही। इस दौरान खाने का वक्फ़ा भी हुआ। वासिफ साहब ना तो मुझसे मुखातिब हुए और ना ही उन्होंने मुझसे कोई बात की। महफ़िल के इख्तिताम पे वासिफ साहब ने, जो होस्ट थे अख्तर साहब, उनको फरमाया कि फ़लाँ दिन इतने बजे इनको साथ लेके आप गुलशन रावी आएँ। अब ये जो इतनी बज़ाहिर तो मामूल की ये आप कह लें गुफ्तगू थी, लेकिन मेरे लिए इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि मुझे हैरानी हुई कि नंबर एक तो ये है कि वासिफ साहब ने मुझसे किसी चीज़ के बारे में, मेरे बारे में कोई चीज़ नहीं पूछी। दूसरी ये है कि बग़ैर कोई प्रिलिमिनरीज़, बग़ैर प्लेजेंट्रीज़, बग़ैर कोई बात किए हुए, बग़ैर मतलब कोई आप ये कह लें कि बड़ी प्रिसाइज और टू द पॉइंट बात की। आम तौर पे ये होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो कोई बात करते हैं, उन्होंने मुझसे इस तरह का कोई सवाल नहीं किया। दूसरा ये कि जब मेरा फ़ोन पे उनसे रब्ता हुआ तो उनका लहजा बड़ा एंडियरिंग था, उनकी आवाज़ का तासुर जो था वो बड़ा प्लेजेंट था। मुझे ऐसा, बजाय इसके कि मुझे लगे कि मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुलाकात की, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे बुला रहे हैं।
तीसरी चीज़ जो उस मुख्तसर सी मुलाकात में या राब्ते में मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे एक और प्रोसेस से रूशनास कराया है कि तलाश या सफ़र में हम सफ़र भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मंजिल इम्पॉर्टेंट है। वासफ साहब ने मुझे 3 नसीहतें की मुख्तलिफ वक्तों पे। एक दफ़ा बिलाल साहब के घर हम बैठे थे, खाने का वक्फा था। वासिफ साहब ने मुझे आहिस्ता से मेरे कंधे पे हाथ रखा और पूछा, नमाज पढ़ते हो? मैंने बड़े अपोलोजेटिक वे में कहा कि सर कोशिश तो करता हूँ। वासिफ साहब ने फरमाया, सच बोला करो, नमाज पढ़ा करो, और अगर फुर्सत मिले तो शेक्सपियर भी पढ़ो। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक बुज़ुर्ग, जिनको हम अहले तसव्वुफ़, वो मुझे ये कह रहे हैं कि अगर फुर्सत मिले तो शेक्सपियर भी पढ़ो। लेकिन इस चीज़ का इदराक मुझे बहुत बाद में हुआ कि उन्होंने मुझे ये क्यों कहा था। सच के बारे में फरमाया कि देखो, आधा सच और ल्यूक वार्म रवैया, ये दोनों झूठ हैं। और ल्यूक वार्म रवैया, मिला जुला, जिसमें क्लैरिटी ना हो। और सच के बारे में फरमाया कि झूठ ये भी है कि सुनने वाला समझे कि सच है और बोलने वाला सिर्फ लिप सर्विस कर रहा हो। और ये कि कसरे नफसी भी झूठ है और लाफजनी ये भी झूठ है। कोई आदमी अपने बारे में जो भी बोल रहा होगा वो सब झूठ है, क्योंकि हम या तो अंडरस्टेट करते हैं या एग्जैगरेट करते हैं अपने बारे में। बहुत मुश्किल है कि अपने बारे में आदमी सच बोल सके। और ये कि कई दफ़ा खामोश रहना भी सच होता है कि इससे आदमी झूठ से बच जाता है। और ये भी झूठ है कि आदमी किसी सच्चे के साथ खड़ा ना हो। और एक और उन्होंने फरमाया कि और झूठ ये भी है कि किसी के लिए ना नरमी हो, ना मुलायमत हो, ना अपनाइयत हो, ना सॉफ्ट कॉर्नर हो, ना फॉरगिवनेस हो, और बंदा कहे कि मुझे मोहब्बत है। आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार की स्टेज से अल-हमद में दाखिल होने के लिए इस्तग़फ़ार की स्टेज से अल-हमद की स्टेज में दाखिल होने के लिए वो सारी स्ट्रगल ना करे और कहे कि मुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार है। जब मैंने CSS किया तो ऑफिस ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे नसीहत की कि अब तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो। इसमें एक मेज़ है, एक कुर्सी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तुम्हारा काम ये है कि इन चीज़ों की हदूद में रहो। जो चीज़ तुम्हारे मेज़ के अहाता से बाहर है और जो चीज़ तुम्हारे दायरा इख्तियार से बाहर है वो तुम्हारे अमल से भी बाहर है। जो चीज़ तुम्हारे दायरा इख्तियार से बाहर है वो तुम्हारे अमल से भी बाहर है। इसके साथ ही जो चीज़ और चीज़ें तुम्हारे अमल से बाहर हैं वो दफ्तरी गॉसिप है, हियर से है, बैक बाइटिंग है, और जूनियर्स और सीनियर्स को अनसोलिसिटेड सजेशंस देना, ये भी तुम्हारे इख्तियार से बाहर है। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ मिसालें भी दी कुछ अफसरों की कि वो क्या, जो उनके पुराने जानने वाले थे।
दफ्तरी मामलात के बारे में फरमाया कि जो पहला ख्याल आए उसके मुताबिक फैसला कर दिया करो, प्रॉम्प्टली फैसला किया करो। फैसला या चॉइस करने में डिले और प्रोक्रेस्टिनेशन फैसले का हुस्न ख़त्म कर देता है। फरमाया ये लेजीनेस भी एक तरह का पैरालिसिस है, इससे लूले और लंगड़े फैसले पैदा होते हैं। एक दफ़ा फरमाया कि ये पहला इब्लीस वो था जिसने अल्लाह ताला के दिल में अल्लाह ताला को वसवसा डालने की कोशिश की और कहा देखो ये तुम्हारा नाफरमान होगा। उसको अपने अमल से बेजार करने की कोशिश की अल्लाह ताला को, और खुदा को उसके अमल के नतीजे से मायूस करने की कोशिश की। हमें भी अपना इब्लीस तलाश करके रख लेना चाहिए। हर वो शख्स जो हमारी कोशिश और बेहतर अमल के नताइज के बारे में हमारे दिल में वसवसा, बदगुमानी, अनसर्टेनिटी पैदा करता है, वो हमारा और मायूसी का और डिसअपॉइंटमेंट का नासूर फूंकता है, वो हमारा इब्लीस है। उसको तलाश करना बहुत ज़रूरी है। वासिफ साहब ने शाम के वक्त एक दो दफ़ा मुझे फ़ोन किया, मैं घर पे नहीं था। फरमाया कि देखो प्रोग्रेस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, इधर उधर फिरने में, टू एंड फ्रो एक्टिविटीज़ में नहीं है। प्रोग्रेस एक दफ़ा एक जगह पे जम के बैठने का नाम है। असेंडेंसी के लिए ज़रूरी है कि एक जगह पे बैठ के अपना काम मुकम्मल करो और शाम को घर पर रहा करो, और कोई पेशेंट आए तो वो भी अटेंड किया करो। इसमें यही पैगाम था कि शाम ढले की जो सुट पंजा टाइप की महफिलें थीं या गैर ज़रूरी और फ्रोई सुपरफिशियल किस्म की मसरूफियात थीं, जिसमें चंद लोग बैठकर दुनिया की बेसबाती का गम गलत करते हैं और हालात हाजरा पर चीहो पुकार करते हैं, मैं उनसे बच जाऊं। एक ऐसा वाक़या हुआ कि खातून ने खामद के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगा दिया। स्वाय ज़दोकोब के बाकी सारे हरबे इस्तेमाल किए और काफ़ी हद तक उनके करैक्टर के बारे में और जो चीज़ें उसके मुंह में आ रही थी वो उन्होंने कही। आपने खामद से पूछा कि ये इल्ज़ाम सच है या झूठ है। खामद ने बताया कि ये झूठ है। आपने फरमाया कि ये इसके लिए सच है और इससे बाहर नहीं आ सकेगी। वैसे भी बाज लोग अपने रिश्तों की एक्सपायरी डेट लेकर दंदनाते फिर रहे हैं। तुम इसे तलाक दे दो। साथ ही फरमाया कि मैं किसी काम के होने या ना होने के सिलसिले में ये कर सकता हूं कि जो काम होके रहेगा उसे तेज कर दो। इसके काफ़ी अरसा बाद एक मौका पर फरमाया कि दूसरों के बारे में बयान करने में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसमें इंसान अपने आप को एक्सपोज कर रहा होता है, इसलिए कि उन्होंने जो वो उस वक़्त कोटेशन थी वो कहा कि नोबडी डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ बेटर व्हेन ही इज़ डिस्क्राइबिंग समबडी एल्स। वासिफ साहब के साथ मैं एक दफ़ा गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने लगा तो उन्होंने कहा नहीं तुम गाड़ी चलाओ।
गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। मैंने सफ़र का कुछ हिस्सा तय किया, लेकिन मैं नर्वस था और बड़े क्लमजी तरीके से गाड़ी चला रहा था। ऐसा लगता था जैसे गाड़ी और मेरे दरमियान कोई अनफ्रेंडली सिचुएशन है। वासिफ साहब ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और कहा, गाड़ी रोको, और अपने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कहा। उस वक्त मुझे वासिफ साहब के इस मशहूर फ़िक्रे से शनासाई थी कि अच्छा ड्राइवर वो है जो ना ज़्यादा ब्रेकें लगाए और ना ज़्यादा हॉर्न दे। यानी जो ज़्यादा ब्रेकें लगाएगा वो डरा हुआ है, और जो ज़्यादा हॉर्न दे रहा है वो दूसरों को डरा रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा कि सर, मैं ट्रैफिक से नहीं, मैं आपसे डरा हुआ था। उन्होंने इरशाद फरमाया, वन शुड नॉट विल्ट अंडर प्रेशर। मुझे आज तक याद है, जाके मैंने डिक्शनरी में लफ्ज़ देखा विल्ट का मतलब क्या है। तो डिक्शनरी में ये लिखा था कि टू बिकम लेस कॉन्फिडेंट अंडर स्ट्रेस। उनके इस तरह के गाइड करने के बहुत से मौके मुझे मिले। वासिफ साहब के साथ राब्ते में जो चंद चीज़ें मैंने अज़बर कर ली, याद कर ली हमेशा के लिए, कि पहली बात कि उनकी वोकैबुलरी में तुम का लफ्ज़ नहीं था। तो तुम का मतलब है अदर फोकस्ड, दूसरे पर फोकस। मैं अर्ज कर रहा था कि वासिफ साहब की डिक्शनरी में तुम, जिसको हम अदर पर्सन कहते हैं, जिसको हम अदर फोकस कहते हैं, वो नहीं था। वो इस लफ्ज़ को रेयरली कभी उन्होंने इस्तेमाल किया हो। तुम का मतलब जो मुझे उनकी सोबत में उनके साथ बैठने से मुझे समझ आई कि तुम का मतलब है किसी को दीवार से लगाना, उसको कन्फ्रंट करना, उसको ताना देना, किसी बात की तकरार करनी, उसका कोई पिछला अमल उसके सामने लेके आना, उसको ब्लेम वर्दी समझना, दूसरों के ऊपर तबसरे करना, तू मैं करना, बिला वजह तारफ हासिल करने की कोशिश करना। उनका फोकस तुम पे नहीं था। मैं उनके साथ कई लोगों से मिलने का मुझे इत्तफाक हुआ। उनमें से बाज़ लोगों की मुलाकात में कुछ ऐसी बातें हुई विच लेफ्ट सो मैनी थिंग्स टू बी डन, विच लेफ्ट समथिंग टू बी डिज़ायर्ड। लेकिन जैसे ही जो मुलाकात ख़त्म हुई, हम बाहर आए, तो उन्होंने वो तमाम वाक़या, तमाम जो सिचुएशन थी, उसको हेयर आफ्टर के सुपुर्द कर दिया और एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। जबकि हम लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि अब इसके ऊपर ये जो बात हुई है, ये मुलाकात हुई है, इसके ऊपर तबसरा करना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने उस तुम को सिरे से इग्नोर कर दिया। दूसरी चीज़ जो ये है कि जो मुझे उनके बिहेवियर या उनके रवैये में, कि उनके जो कैटेगरी सी टाइप, या जिसको हम सीसी टाइप बिहेवियर कहते हैं, जिसमें कंडेम करना किसी को, कोई कंप्लेंट करना, कोई किसी को कर्स करना, किसी से कोई तकाजा करना, कोर्स करना, ये बिल्कुल नहीं था। जो बात हो गई, जिस तरीके से उन्होंने वो बात उसी जगह पे छोड़ दी। उनकी शख्सियत में एक कमाल की खूबसूरती थी, और वो ये
कि किसी भी रवैये को पर्सनल नहीं लेते थे। अगर किसी ने कोई ऐसी को बात कर दी है जो उनकी तबीयत के मुताबिक नहीं, या किसी ने कोई ऐसा फिक्रा कह दिया है या उसका रवैया ऐसा है, तो उन्होंने उसको इग्नोर करना है, पर्सनल नहीं लेना। ऐसे ही एक और लफ्ज़ था, मेरे जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं, मखदूम साहब थे बैठे हुए, तनवीर साहब हैं, डॉक्टर वहीद अज़हर साहब हैं, ये वो लोग हैं जो उन दिनों में मेरी मुलाकात भी रहती थी। ये दीज पीपल विल बियर मी आउट कि उनकी वोकेबलरी में एक लफ्ज़ है चाहिए, वो नहीं था। आप उनका पूरा कलाम देख लें, पूरी गुफ्त, कभी वो ये नहीं कि वो तबसरा कर रहे हों या ख्वाहिश इस तरह होना चाहिए। जबकि आप ये देखें कि आधी कौम इस तबसरे में है कि फ़लाँ को ये करना चाहिए, कप्तान को ये करना चाहिए, हुकूमत को ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए था, या हमें ये वो उन वासिफ साहब के किसी और के ताल्लुक़ के हवाले से चाहिए का लफ्ज़ उन्होंने कभी दिल लगी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया। एक और जो ख़ास बात है कि वो ये है कि वासिफ साहब नफ़ी और असबात के मामले में उन्होंने हमेशा असबात जो इम्पेरेटिव है, जो एक्शनेबल है, उसके ऊपर जोर दिया और नफ़ी को यकसर इग्नोर किया। उन्होंने मुझे कभी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया, लेकिन जब भी करने वाली कोई चीज़ है जो उसके बारे में कहा। इसमें जो मैं समझता हूँ बुनियादी हिकमत ये थी कि जो काम नहीं करना, जो अनडिज़ायरेबल है, जो नहीं, मतलब जो नहीं करना है, उसको उसकी याद भी ना आए। मसलन एक दफ़ा सब्र के बारे में बात हो रही थी। सब्र के बारे में जो मुझे समझ आई थी वो यही थी जो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि जी रेस्ट्रेंट करना, अपने आप को रोकना, पीछे रखना, अपना रिएक्शन ना शो करना। ये जो मुझे समझ आई, मैं उनके साथ ये शेयर कर रहा था। वासिफ साहब कहते हैं ये दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ ये भी दुरुस्त है कि चाहे किसी भी किस्म के हालात हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई डिसेबिलिटी हो, कोई टेम्परेरी स्पीड ब्रेकर हो, कोई देर पा ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो, उसके बावजूद अपना काम मुकम्मल करना है। यही फतह है। और आखिर में मैं वासिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके राब्ते और ताल्लुक़ की वजह से मैं कितनी ही कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट, इज़्तिराब, बेचैनियों से मेरी जान छूट गई। मेरी परसेप्शंस और रियलिटीज़ चेंज हो गई और कुछ अरसा राब्ते में रहता तो मुझे यकीन है कि मेरी बेहिस्सी, इनसेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाती। वासिफ साहब, आपका शुक्रिया। आपने 1985 में मेरी नादानियों को, कोताहियों को, वीकनेसेस को, वल्नरेबिलिटीज़ को, शॉर्टकमिंग्स को गले लगाया और मैंने आज 2024 तक आपके फरमुदात को एम्ब्रेस किया हुआ है। वासिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहरयार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।